हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 10 अगस्त 2021। तो 10 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारे सभी दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहां पर मिल जाता है। यानी कि सभी दिन का पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 9 अगस्त। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स फॉर इंडिजिनियस पीपल मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उन उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों को सुधारने के लिए करते हैं। इस वर्ष विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है कोई छूटे ना स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यानी लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनियस पीपल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में मान्यता दी गई थी। यह दिन 1982 में संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के उद्घाटन सत्र के दिन को चिन्हित करने की तिथि है। तो इतना बात हम लोग जान लिए हैं वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 9 अगस्त। कल के दिन ही नागासाकी दिवस मनाया गया है। नागासाकी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग अंतिम छोर यानी अंतिम समय में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। यानी हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया गया था तथा बाद में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे बड़े शहर नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। इसके बाद ही तत्कालिक प्रभाव के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को बंद करना पड़ा था। यह हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद हुआ था, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर तथा दूसरे जापान के शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। लगभग 5 वर्ग मील का एक क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था इस बम की वजह से। बमबारी में लगभग 65,000 लोग मारे गए थे। नागासाकी और हिरोशिमा आज भी विनाशकारी बमबारी के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, यानी कि वहां लोग अभी भी विकलांग यानी किसी भी तरह के हैंडीकैप्ड ही लगभग पैदा होते हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई है तो कब से कब तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था? द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। बात हुई विश्व युद्ध के बारे में तो पहले विश्व युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। पहले विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, यानी 4 वर्षों तक हुई थी। वहीं दूसरी विश्व युद्ध 39 से लेकर 1945 तक, यानी कि 6 वर्ष चली थी। तत्कालिक प्रभाव यही था कि परमाणु बम गिरा देने के कारण वहां इस युद्ध को बंद करना पड़ा था। तो इतना बात हम लोग जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यूएई। भारतीय नौसेना और
यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ाना था। अब बात हुई है भारतीय नौसेना तथा यूएई के नौसेना के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना एक आर्म्ड फोर्सेज है, भारतीय सेना आर्म्ड फोर्सेज है, इंडियन भारत का आर्म्ड फोर्सेज है यह। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके वर्तमान में कमांडर इन चीफ के रूप में प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद जी पदस्थापित है। अब जान लेते हैं कौन कौन सा भी वाइस एडमायरल तथा एडमायरल हैं, सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन सभी का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। यह है इंडियन नेवी का लोगो तथा यह है यूएई नेवी का लोगो। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स नेवी, यानी यह एक डिफेंस फोर्सेज है यूएई का। यह एक इसका रोल है नेवल वेलफेयर का तथा इसकी स्थापना यानी फाउंड किया गया था 1971 ईस्वी में। यह एक पार्ट है यूएई आर्म फोर्सेज का, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज के अगले प्रश्न चलने से पहले यूएई के बारे में बात हुई है, तो हम लोग यूएई के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश। यह है देश का लोगो। मिडिल ईस्ट में बसा हुआ यह एक देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ का करेंसी है यूएई दिरहम। तो इतना बात हम लोग जान लिए यूएई के बारे में। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए विस्तार किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1 साल के लिए। यह है राजीव गौबा जी, यह कैबिनेट सचिव हैं जिनका हाल ही में 1 साल के लिए कार्यकाल यानी इनकी सेवा को विस्तार किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के कैबिनेट सचिव यानी के रूप में राजीव गौबा की सेवा को अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा को अगस्त 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद यानी टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2021 को समाप्त होना था। इससे पहले श्री गौबा अगस्त 2017 से अगस्त 2019 तक केंद्रीय गृह सचिव भी थे यानी यूनियन होम सेक्रेटरी थे। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यानी अनावरण किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। पोर्टल पर http://pmdaksh.dosj.gov.in द्वारा पहुंचा जा सकता है। अब जान लेते हैं पीएम दक्ष की विशेषता क्या है। पीएम दक्ष के माध्यम से लक्षित समूहों को युवा अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। अब और थोड़ा जान लेते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कैसे किए जाएंगे। अप स्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सभी के द्वारा इस पीएम दक्ष को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इतना बात हम लोग जान लिए इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार कार्टूनिस्ट पीएस बनर्जी का निधन हो गया है। यह किस राज्य के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केरल। प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक पीएस बनर्जी का निधन हो गया है। यह है इमेज में पीएस बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ललित कला अकादमी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता बनर्जी वेंगानुर और कोदुमो में अपनी अयंकाली और बुद्ध मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। लोकप्रिय थारका परनाले सहित कई लोक गीतों के गाने के लिए जाने जाने वाला एक आईटी फर्म के ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे। अब बात हुई है केरल के बारे में, तो हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं। यह साउथ में स्थित एक राज्य केरल जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ का गवर्नर है
आरिफ मोहम्मद खान जी तथा पिनराई विजयन यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अन्नाबुडी सोलर नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माटीकेटन पडम्बम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ का इन सभी में सबसे प्रमुख पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कैवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तीसरे। यह जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे पछाड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि केएल राहुल को विकेटकीपर जोस बटलर द्वारा आउट कराकर हासिल की। उनके मौजूदा विकेटों की संख्या 163 में 621 है। पहले से यह अनिल कुंबले का 619 टेस्ट विकेट में हाईएस्ट स्कोर था। एंडरसन वर्तमान में तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज है और 600 क्लब में एकमात्र तेज गेंदबाज है। उन्होंने भारत के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट के तीसरे दिन इस मील के पत्थर को हासिल किया है। अब जान लेते हैं जेम्स एंडरसन के बारे में। जेम्स एंडरसन एक इंग्लिश क्रिकेटर है। इनका जन्म 30 जुलाई 1982 को हुआ था यूके में। इनका हाइट 1.88 मीटर है तथा इनका स्पोर्ट्स का नाम है डेनियला लियोड। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह एक मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था अनुपम श्याम। यह हाल ही में इनका निधन हो गया है। यह इमेज में अनुपम श्याम, आप इन्हें ध्यान से देखिए तो आप पहले देखे होंगे, इन्हें पहचान रहे होंगे। यह इनका नाम है अनुपम श्याम। इनका हाल ही में देहांत हो गया। दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया। अभिनेता को टीवी शो मन की आवाज, प्रतिज्ञा और असलम डॉग मिलनियर और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में उन्हें काम के लिए जाना जाता था। अपने लगभग 3 दशक लंबे करियर में श्याम ने सत्या, दिल से लगान, हजार ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्मों में अभिनय किया है और मन की आवाज, प्रतिज्ञा पर ठाकुर सज्जन सिंह के रूप में अपनी भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है, जो 2019 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुई है। यह इमेज में ध्यान से देख लीजिएगा। इनका नाम है अनुपम श्याम। इनका जो कि हाल ही में इनका देहांत हो गया है एक दिन पहले, यानी इनका देहांत लगभग 8 तारीख को ही हो गया है। आज 10 तारीख है, आज से लगभग 2 दिन पहले इनका देहांत हो गया है। आज चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। हरियाणा सरकार ने भारतीय एमएसएमई के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए एक मार्ग बनाने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विकास गुप्ता, एमएसएमई विभाग के महानिदेशक, भारत सरकार, वॉलमार्ट वृद्धि के नितिन दत्त और अनिकेत डोगर यानी सीईओ ऑफ हक दर्शक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात हुई हरियाणा सरकार के बारे में, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में हरियाणा राज्य, जो कि यहाँ पर रेड कलर से डिनोटेड है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ का जो जुलाई में नए गवर्नर बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय तथा यहाँ का सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा 90 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है कलेसर नेशनल पार्क तथा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड जो कि जिसका नाम है होमलेन, इसका हाल ही में इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है। साझेदारी के रूप में धोनी होमलेन के इक्विटी के मालिक होंगे और कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अब बात हुई है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो जान लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। यह एक इंडियन क्रिकेटर है जिनका जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था रांची में। इनका हाइट 1.75 मीटर है तथा इनका स्पोर्ट्स का नाम है साक्षी धोनी। इनको अवार्ड कई दिया गया है जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तथा और अन्य कई अवार्ड भी इनको दिया गया। इनका पेरेंट का नाम है पान सिंह तथा देवकी सिंह।
इनका स्टेटस है कि यह विकेट कीपर के रूप में मोस्टली वर्क करते हैं। आप इन्हें जानते भी होंगे, आपको पूर्ण रूप से ध्यान होगा यह, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। तो यह बात हम लोग महेंद्र सिंह धोनी और होमलैंड के पहले एम्बेसडर के बारे में जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि शबाना आजमी। यह शबाना आजमी यह एक वयोवृद्ध अभिनेत्री है। शबाना आजमी इनका नाम है। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है जिसका नाम है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड, जिसे कोलकाता की लड़की ब्रिसा जैन ने लिखा है। पुस्तक एक 14 वर्षीय लड़की द्वारा लिखी गई थी जो पिछले साल फैल रही कोविड-19 महामारी के रूप में उसकी आंखों के माध्यम से देखे गए लॉकडाउन दिनों को दर्शाती है। पुस्तक एक यात्रा के माध्यम से पाठकों को संभालती है एक नए दशक की उम्मीद की शुरुआत, एक महामारी के उत्पन्न भ्रम, लॉकडाउन, ट्रैवल्स, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की पूरी नई दुनिया का मुकाबला, एक नया डिजिटल विभाजन, वैक्सीन की दौड़, महामारी की पतन गंभीरता और यह एक पुनरुत्थान यानी रिसर्जेंस है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा यह किया गया है। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया है जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के कई मौजूदा हेल्पलाइन को एक में मिला दिया गया है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। रेल मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर 139 का उपयोग सभी प्रकार की पूछताछ यानी इंक्वायरी और शिकायत करने यानी कि मेकिंग कंप्लेंट्स के लिए किया जा सकता है, और हेल्पलाइन की सुविधा 24 घंटे 12 लैंग्वेजेज में अवेलेबल है। अब जान लेते हैं रेल मदद के बारे में। रेल मदद ग्राहक शिकायत, पूछताछ, सुझाव और सहायता के लिए एकीकृत और अभिनव वन स्टॉप समाधान यात्रा के दौरान यात्रियों को कई चैनलों के माध्यम से वेब, ऐप, SMS, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से रेल मदद तक पहुंचाने का विकल्प प्रदान करता है और उनकी शिकायतों से त्वरित समाधान करता है। अब बात हुई भारतीय रेलवे के बारे में, तो जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे भारत सरकार की रेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के एक वैधानिक निकाय है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करता है। यह 31 मार्च 2020 तक 67,956 किलोमीटर की लंबाई के साथ आकार के हिसाब से दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। 45,881 किलोमीटर या सभी ब्रॉड गेज मार्गों में से 71% विद्युतीकृत है। 1 अप्रैल 2021 तक 25 kV 50 हर्ट्ज AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ यह अभी भारत में मौजूद है। मतलब भारत का एक बहुत ही वैधानिक सिस्टम बना हुआ है यानी निकाय बना हुआ है। इसका कस्टमर सर्विस नंबर है 139 तथा इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तथा यह भारतीय रेलवे का लोगो। यह एक रेलवे कंपनी है, ये तो बात हमने आपको पहले भी बता दिया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या है 13,08,1617 के अनुसार, तथा इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में हुई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नियम 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है। अब जान लेते हैं इस नीति के बारे में। यह नीति विभिन्न सुधारों के माध्यम से प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करती है। हायर एजुकेशन की देखरेख के लिए एक एकल नियामक, PhD से पहले कोई और MPhil पाठ्यक्रम नहीं, सार्वजनिक और यानी कि पब्लिक निजी संस्थानों के लिए निश्चित शुल्क, छात्र 3 और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के बीच चयन कर सकते हैं। डिग्री कोर्स में कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु तथा ऐसे कई प्रविष्टि इसमें शामिल किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। तो यह है NEP के बारे में। NEP के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो यदि कोई फैक्ट्स जानना चाहेंगे इसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम से मैसेज या फिर
लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति पर पिछली राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह यह लेती है। यह नीति प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति का उद्देश्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। लगभग यह 2030 तक ही लगभग पूरी तरह से बदल देना है। फिर भी इसका अनुमान 2040 तक लगाया गया है। और कई बातें दिया हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप चलते हैं, बात तो यह कर्नाटक राज्य द्वारा यह पहला बार किया गया पूर्ण रूप से। तो जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। यह है कर्नाटक भारतीय मैप में, तथा यहाँ के राजधानी है बेंगलुरु, तथा थावर चंद गहलोत जी यहाँ का न्यू गवर्नर हैं। पहले से यहाँ का गवर्नर कोई अन्य कोई हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर नए यूनियन मिनिस्ट्री थावर चंद गहलोत जी यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं। सॉरी, यहाँ पर पहले का ही यहाँ अपडेटेड है, वीएस येदियुरप्पा यहाँ पर मुख्यमंत्री को दर्शाया गया है। यहाँ का मुख्यमंत्री बीजेपी के अन्य कोई सदस्य यहाँ पर नए सीएम के रूप में बना दिया गया है। आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में भी यहाँ पर दर्शाया गया है चीफ मिनिस्टर के बारे में। अब जान लेते हैं यहाँ पर कितने लोकसभा सीटें हैं तथा राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं तथा 224 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 75 विधानसभा परिषद है, अंशी तथा बांदीपुर यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा जी, हाल ही में इस्तीफा दे दिए, तथा उसके बाद हाल ही उसके एक दिन बाद बीजेपी के नए एक सीएम बनाए गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी संसद द्वारा। संसद द्वारा हाल ही में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पारित किया गया है। ए बिल सीकिंग टू अबॉलिश एज मेनी एज 9 अपीलेट्स ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग द फॉर्म फिल्म सर्टिफिकेशन एफिलिएट ट्रिब्यूनल वाज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद द राज्यसभा पासिंग द प्रपोज्ड लेजिस्लेटिव ऑन मंडे। मतलब मंडे को यह पास किया गया है, मतलब कल के दिन 9 अगस्त को यह पारित किया गया है। द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 वाज अप्रूव्ड बाय लोकसभा ऑन 3 अगस्त। मतलब यह 3 अगस्त को ही लोकसभा द्वारा अप्रूव कर दिया गया था, तथा राज्यसभा के साथ साथ पार्लियामेंट के द्वारा यह इसे मंडे को यानी कल के दिन इसे अप्रूव कर दिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगले और आज के अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें यह बताया गया है कि बीआरओ स्टार्ट्स इट्स सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव बीआरओ द्वारा सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया है। अब बात हुई इसके बारे में, पहले जान लेते हैं। सीमा सड़क संरक्षण यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न शुरू कर दिया है। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए बीआरओ देश भर में राष्ट्रव्यापी कल्याण और देशभक्ति गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। उत्सव के एक भाग के रूप में वीरता पुरस्कार विजेताओं और युद्ध नायकों को उत्तराखंड और सिक्किम में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देश भर में 75 चिकित्सा शिविर, 75 स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान और 75 स्कूल संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देश के 75 सबसे उच्च दर्रों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो इतना बात हम लोग जान लिए इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में। अब जान लेते हैं बीआरओ के बारे में। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज का यह एक एसोसिएशन है। यह एक पार्ट है इंडियन आर्म फोर्सेज का, जो कि भारत और दूसरे देशों से लगे सीमाओं पर रोड का निर्माण करती है, तथा पहाड़ों पर रोड का निर्माण करती है, तथा अपने बॉर्डर से लगने वाले अगल बगल देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान इत्यादि देशों में भी यह रोड्स का निर्माण करती है। इसके डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में हैं राजीव चौधरी, तथा 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तथा वर्तमान में इसका बजट है 21,000.08 करोड़ रुपए। इसका पर्पस है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली नेशंस, यानी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना तथा फ्रेंडली रूप से पूरे देश को भी अपना सेवा प्रदान करना। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कैवीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 79वीं। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 8 अगस्त को, यानी 8 अगस्त 2021 को 79वीं इसका वर्षगांठ बनाई गई है। तो दोस्तों अब चलते हैं आज की आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में यह करंट न्यूज है जो कि आप जान रहे होंगे। आप आशा करता हूं आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में पूरी अच्छी तरह से देंगे, सभी लोग इसका जवाब देंगे। और यह भी उम्मीद है कि आप पिछले क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप सीरियल वाइज लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और पूरी तरह से पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगी तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको इस वीडियो का PDF फाइल प्राप्त हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।